हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं भौतिक विज्ञान चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये क्लास 10th का है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, यानी चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, वो क्या करते हैं? चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित नहीं, विकर्षित करते हैं। चुंबक के जो समान ध्रुव रहते हैं वो विकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न कहता है असमान ध्रुव क्या करते हैं? असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। याद रखिएगा, अ से असमान और अ से आकर्षित। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक प्रकार का बंद वक्र होती है। कैसी होती है? बंद और वक्र होती है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई को टेस्ला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कंपास में उपयोग होता है। कंपास में क्या उपयोग होता है? तो कंपास में चुंबकीय सुई उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक पृथ्वी एक प्रकार का है, यानी पृथ्वी एक क्या है? जो है चुंबक है। पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है। अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर विद्युत धारा से उत्पन्न प्रभाव जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा से उत्पन्न जो प्रभाव है वो चुंबकीय प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि दायां हाथ नियम संबंधित है। दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है दायां हाथ का नियम। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि सीधे तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो मोटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोटर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है किससे? जनित्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा जाता है। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑस्टडे के द्वारा खोजा गया था। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि सोलिनॉइड क्या है? ये जो होता है एक प्रकार का कुंडलीदार तार होता है। क्या होता है? कुंडलीदार तार होता है। अगला प्रश्न कहता है कि सोलिनॉइड का क्षेत्र होता है। सोलिनॉइड का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? तो ये मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। सोलिनॉइड का जो क्षेत्र होता है वो मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक जो रहता है वो किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो रहता है वो कह सकते हैं कि एक प्रकार का धारा से बनता है। विद्युत चुंबक बनता है, धारा से बनता है। अगला प्रश्न कहता है अस्थायी चुंबक किससे बनता है? तो अस्थायी चुंबक कठोर लोहा से बनता है। अस्थायी चुंबक कठोर लोहा से बनता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है अस्थायी यानी अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक बनता है किससे बनता है? तो नर्म लोहा से बनता है। प्रश्न नंबर 21 यानी 21 नंबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, उत्तर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? उत्तर से निकलता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो प्रवेश करती है दक्षिण में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 23 कहता है विद्युत मोटर ऊर्जा को बदलता है। विद्युत मोटर जो रहता है ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 24 जनित्र ऊर्जा को बदलता है। जनित्र जो रहता है वो ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात होती है। चुंबकीय बल की दिशा किससे ज्ञात होती है? तो फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र जब बढ़ता है तो क्या होता है? तो धारा भी बढ़ेगा और कुंडली को भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 27 कहता है तार में धारा बढ़ने पर क्षेत्र क्या होता है? तार में धारा बढ़ने पर क्षेत्र क्या हो जाता है? तो क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है कंपास
सुई किस दिशा में रुकती है? कंपास की जो सुई रहती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। प्रश्न नंबर कहता है 29, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग किसमें करते हैं? तो घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकत्व का संबंध है। चुंबकत्व का संबंध किससे होता है? तो चुंबकत्व का संबंध धारा से होता है। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। चुंबकीय क्षेत्र का जो क्या कारण हो सकता है? चुंबकीय क्षेत्र का कारण हो सकता है धारा, यानी विद्युत धारा। आगे का प्रश्न कहता है लोहे को चुंबक बनाने की विधि, यानी लोहे को चुंबक बनाने की जो विधि है इसमें से कौन सा है? रगड़ कर, यानी जब हम रगड़ते हैं तो लोहा का जो अंश रहता है वो किसी दूसरे लोहा में चिपकने लगता है। अगला प्रश्न कहता है सोलेनॉइड के अंदर का क्षेत्र कैसा होता है? जो सोलेनॉइड होता है उसका अंदर का क्षेत्र समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो रहती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत मोटर का भाग है। विद्युत मोटर का कौन भाग है? आर्मेचर विद्युत मोटर का ही भाग होता है। जनित्र में उपयोग होता है। जनित्र में जो है उपयोग होता है। जनित्र में क्या उपयोग होता है? चुंबक और कुंडली दोनों का उपयोग किया जाता है जनित्र में। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 37, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो रहती है वो सघन होती है, मजबूत क्षेत्र में सघन होती है। अगला प्रश्न कहता है कि धारा की दिशा बदलने पर क्षेत्र क्या हो जाता है? क्षेत्र भी बदल जाता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय जो बल रहता है वो किस पर कार्य करता है? तो आवेश पर और धारा, यानी दोनों पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है विद्युत मोटर में उपयोग होता है। विद्युत मोटर में किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत मोटर में एसी और डीसी दोनों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 41, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत जो होता है वो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? तो टेस्ला से मापा जाता है। अगला प्रश्न धारा शून्य होने पर जो क्षेत्र रहता है वो क्या होता है? क्षेत्र शून्य हो जाता है। धारा शून्य होने पर क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। फ्लेमिंग नियम में उंगली दर्शाती है। क्या दर्शाती है? दिशा को दर्शाती है। फ्लेमिंग के नियम में उंगली क्या दर्शाती है? दिशा को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। कहाँ पर घनी होती है? ध्रुव पर घनी होती है। अगला प्रश्न कहता है कि जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है। जनित्र में ऊर्जा जो परिवर्तन होता है यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे कहता है विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन है। विद्युत मोटर में ऊर्जा का जो परिवर्तन है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय यानी चुंबक के ध्रुव जो होता है कितना होता है? चुंबक के 2 ध्रुव होता है। अगला प्रश्न कहता है चुंबक का सबसे मजबूत भाग, चुंबक का जो सबसे मजबूत भाग कौन होता है? तो चुंबक का सबसे मजबूत भाग ध्रुव होता है। प्रश्न नंबर 50 कहता है चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही जाने चैप्टर 5 के बारे में, और अगले क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो आज के लिए कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।